स्कैंडल की बाज़गश्त कम होने पर चेयरमैन नैब सामने आ गए। पिछले हुक्मरानों का एहतसाब, पहली तरजीह नैब के गैर जानिबदार और गैर सियासी होने के भी दावे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ किसी मौज़ाना फतह का मुंतज़िर। कप्तान सरफराज का 500 रन्स बनाने का अज़्म। ग्रीन शर्ट्स के बैटिंग रिकॉर्ड से तो ये हदफ नामुमकिन सा लगता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आज के क्या प्लान्स हैं? सबसे पहले तो ये बता दें मुझे, क्योंकि यूजुअली जब बारिश हो रही होती है, मौसम अच्छा होता है ना, तो सबसे पहली ऑप्शन जो दिमाग में आती है कि चलें आज हलवा पूरी खाते हैं। हाँ, ओए क्या बात याद दिला दी। और प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, क्योंकि एटलीस्ट 2 घंटे तक हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते, बट येस एटलीस्ट कराची वालों का मौसम कुछ इसी किस्म का है। एंड आई हैव फुल फेथ इन इस्लामाबाद एंड लाहौर एंड द रेस्ट ऑफ द सिटीज़ एज वेल, कि मौसम अच्छा ही गुजर रहा होगा। रात में लाहौर में भी बारिश हुई है, कहीं हल्की कहीं तेज, तो ओवरऑल अच्छी सी फीलिंग है अक्रॉस द कंट्री। अच्छा जी, अब मौसम का हाल तो हमने आपको बता ही दिया है थोड़ा सा क्या चल रहा है, लेकिन आपको पता है ना कि आज एक बहुत बड़ा मैच भी है, तो लिहाजा वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। हमने यही सोचा कि पहले और भी बातें कर ले, नहीं क्रिकेट की पहले बात होगी, अदरवाइज वो फंसी रहेगी, और उसके बाद कोई और बातें आपको बताएंगे। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो मौजज़ा ही होगा अगर कुछ हमारी फतेह होगी, तो लिहाजा मौजज़ाना फतेह के लिए मैदान में उतरेगा। सेमीफाइनल तक रसाई बहुत ही मुश्किल, सही अपने वक़ार के लिए तो मैच जीतना ही है। दैट्स अ वेरी वेरी टॉल ऑर्डर वैसे। और इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, एक्सेप्ट अगर उस टाइप के लोग हों जो बिल्कुल ही कैलकुलेटर निकाल के बैठे हुए हैं और गिन रहे हैं कि किस तरह हो सकता है। शिकस्त के बावजूद न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे है, और पाकिस्तान टीम का आखिरी मैच लॉर्ड्स में बांग्लादेश से है आज। 500 रन करने और 316 रन के मार्जिन से जीतना, तो थोड़ा सा अगर रियलिस्टिक सोचें तो कोशिश करेंगे हम। जो मैच पहली बात तो है कि हमें कोशिश करेंगे कि हर मैच जीतें, फिनिशिंग ऑन द हाई नोट करें, और अगर अल्लाह ताला ने कुछ लिखा होगा तो डेफिनेटली कुछ होगा, मौजूदा हो जाएगा, सामने वाली टीम आउट हो जाएगी। हम 500 रन करें और कोशिश तो करेंगे 500 रन करने की पूरी ट्राई करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक हो, जो टूर्नामेंट चल रहा है वो 283 का ही चल रहा है। लेट्स सी, जब अज़्म होता है ना, सोच, he said it. He said 500 runs बनाने की कोशिश करेंगे, which is I'm really hopeful. I'm hoping for that. I'm rooting for that. But ज़ाहिर है हमें रियलिस्टिक भी होना है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि is that even possible? Exactly. ओके जी, सुहेल इमरान, अभी हमने बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनके बारे में बात की है। पाकिस्तान के सामने जो टास्क है वो नामुमकिन के करीब करीब ही हम तो कहेंगे, तो टीम का मोरल बताइएगा कि कैसा है, और क्या कोई जज्बा नज़र आ रहा है कि ये मोजज़ा कर दिखाने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि एक नामुमकिन सा एक टारगेट है जो पाकिस्तान को अचीव करना है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में अगर पाकिस्तान ने रसाई मुमकिन बनानी है अपनी सेमीफाइनल के लिए, ज़ाहिर है जब टारगेट मुश्किल हो, हदफ मुश्किल हो और एक ऐसी चीज़ सामने हो जो अचीवेबल ना लग रही हो, तो जज्बा जो है उसको जवां रखना खासा मुश्किल काम होता है। जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी प्लेयर्स की, जिस तरह हमने सरफराज अहमद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, तो उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि ये जो हदफ है या जो टारगेट है या जो चीज़ हमने अचीव करने जाना है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है खिलाड़ियों में, लेकिन उनको मुतहरक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कप्तान खुद ये बात कह रहे हों कि मायूसी पाई जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में, लेकिन वो इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने की कोशिश करेंगे और जीत पर फोकस रखेंगे और जो उनके हाथ में हुआ उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ अगर फतह हम बात करें तो इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं, प्लानिंग भी चाहिए, और ज़ाहिर टैलेंट तो है, लेकिन हम कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। मैनेजमेंट ने कुछ सोचा है कि आज किस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना है?
जी, मैनेजमेंट का तो फोकस सिर्फ इसी चीज़ पर है कि किसी तरह वर्ल्ड कप का इख्तिताम जो है वो जीत के साथ किया जाए, कामयाबी हासिल की जाए। बेशक बहुत ज़्यादा हदफ मुश्किल है उसको अचीव करना, लेकिन उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, कप्तान, खिलाड़ियों को मुतहर्रिक करे ताकि इस मैच में भी कामयाबी हासिल की जा सके। जहाँ तक आप जज्बे की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, हमने 2 दिन जो सेशन यहाँ पर लॉर्ड्स में कवर किए मैच से पहले। जो पहला ट्रेनिंग सेशन था उसमें तो खिलाड़ी खासे पुरजोश नज़र आ रहे थे, उन्होंने खासी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का जो नतीजा था वो सामने नहीं आया था। लेकिन जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच का नतीजा सामने आ गया और उसके बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी खासे मायूस हो गए थे। और उसकी झलक आज में जो ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जहाँ पर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, फील्डिंग की और फिजिकल ट्रेनिंग की, और उसके बाद नर्सरी ग्राउंड में बॉलिंग और बैटिंग की मशक, जज्बा हमें दिखाई नहीं दिया। कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुहेल। लेट्स सी आज क्या होता है। अगर कुछ हो जाए वैसे ऐसा तो कमाल नहीं हो जाएगा? कमाल ही हो जाए। और कल भी आपने देखी होगी कि अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं इस फतह के बाद, आज की जीत के बाद, तो फिर तो वर्ल्ड कप जीते ना जीते मेरा ख्याल है नहीं, अब्दुल्ला ये ना कहें, तब भी हमें चाहिए होगा। वी वांट द प्राइज, हम आवर आईज आर ऑन द प्राइज। लेकिन आज बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा एक्चुअली, अगर कुछ हो गया इसी कप से हमको समझौता करना होगा। एक बात बताओ, अब तो तमाम ही ऐसे रेस्टोरेंट्स हो गए या कोई भी खाने की जगह हो, अगर आप उन्हें कहें कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, It's so true. या ये चेंज कर दें, तो वो बगैर कुछ पूछे आपको वो चीज़ रिप्लेस कर देते हैं और कह देते हैं कि अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं कुछ और बनवा देता हूँ आपके लिए। और कभी-कभार ये होता है, कितनी दफा हुआ है और जनरली ऐसा मैंने भी कितनी दफा किया है कि चीज़ पसंद नहीं आई। ये हम कोई दूर दराज की बात भी नहीं कर रहे। आई हैव इवन डन इट इन कराची, जो मुझको रेकमेंड किया गया थ्रू द वेटर। उन्होंने कहा जी हमारी ये टॉप डिश है, अब वो मैंने मंगवा ली। कभी इट इज नॉट, आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक द टेस्ट और जो भी सिचुएशन थी, और मैंने उनको बुला के कहा कि मुझे पसंद नहीं आई। दे टुक इट बैक और उसके बाद जो भी मुझे पसंद था, जो मैंने ऑर्डर किया, वो ला दिया। सो दे आर वेरी नाइस ऑल्सो। आपको इतने दूर दराज की सोचने की जरूरत भी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे फॉर योर फूड। खाना चेंज कराने के लिए फ्रॉड का सहारा और झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपको वैसे ही तब्दील कर देंगे रेस्टोरेंट वाले। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जनाब कुछ अच्छा, बाय द वे आपको पता है ना, हमने एक दफ़ा बताया भी था, यूरोप में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अगर आपको खाना पसंद आया तो आप अपने शौक से जितना आप पैसे देना चाहते हैं आप उसके उतने दे दें, कम दे दें, ज़्यादा दे दें, और अगर आपके पैसे नहीं है तो आप ना दें, बाद में दे दें। मतलब इस किस्म की भी कन्वीनियंस जो है वो आ चुकी है। अब तो कोई मतलब चक्कर ही नहीं है कि आपको इतना बड़ा ड्रामा करना पड़े। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और ये खबर ये भी हम आपको बताएं, वन ऑफ आर टॉप स्टोरीज है। मुबैना ऑडियो वीडियो स्कैंडल की बाज़गश्त कम होने के बाद चेयरमैन नैब फिर मंजर आम पर आए हैं और इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब पर जानिबदारी के इल्ज़ामात को भरपूर एतमाद से छटक दिया। साफ कहा कि जो पिछले हुक्मरान रहे उनसे हिसाब लेना ज़्यादा ज़रूरी है, मौजूदा हुक्मरानों से भी हिसाब साथ साथ चल रहा है, ये उनका कहना था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नैब फेस नहीं केस देखता है। फर्ज कीजिए कि एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इक़्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इक़्तिदार रहा, तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा, और इस वक्त उनका भी हिसाब किताब किया जा रहा है। ऑपोजिशन जमातें बहरहाल चेयरमैन नैब की इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रही। हाल ही में फवाद चौधरी की एक बात ने भी चेयरमैन नैब के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रही है या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ? नैब यही कर रही है। ये आज आपने क्या बात कर दी है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नारा लगाना बहुत आसान है कि सियासी इंतकाम हो रहा है, नैब एकतरफा कार्रवाई कर रही है। आप साबित कर दें नैब किसी फर्द या किसी MPA या किसी सेनेटर और किसी MNA से मुलाकात की है नैब के किसी ऑफिसर ने, मैं खुद ही ओहदा छोड़ दूंगा। तो ये तो सारी बातें उनकी तरफ से की गई हैं, बहुत अरसे बाद वो नज़र आए हैं। अभी हम इसी पे बात कर लेते हैं, अपोजिशन का। बिल्कुल जी, अपोजिशन का मौक़िफ़ लेते हैं और हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर ने। चौधरी साहब, पार्क लेन केस में जरदारी साहब को गिरफ्तार किया तो बिलावल को बरी भी तो किया गया है। इसका मतलब है कि कुछ देखकर ही एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अमल की तो तारीफ की जानी चाहिए, क्या ख्याल है आपका?
पहले तो ये पूछना चाहिए कि पार्क लेन का केस क्या है, उस पे फिर देखना है। एक ज़मीन ली है उन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में, पार्क लेन एक कंपनी के नाम पे। वो ज़मीन आप कहते हैं जी आपने इसमें सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। वो ज़मीन पे किसी का कब्जा नहीं है, खाली पड़ी है। और उस खाली पड़ी ज़मीन पे 2 साल पहले एक एप्लीकेशन दी है उन्होंने EDOR को, या जो माल का EDO है या सबसे बड़ा अफसर है उस ज़िले का। और ये हम भी छोटे मोटे जिम्मेदार हैं, एक देते हैं तहसीलदार को दरख्वास्त देते हैं कि डिमार्केशन कर दें, इसकी हदबंदी कर दें, मेरी है मुझे दे दें, आपकी आप ले लें, किसी और की है किसी और। 2 साल से एप्लीकेशन पड़ी है, तो यहाँ पे नैब कहाँ से आ गई? एक वो ज़मीन है जो खाली पड़ी है जिस पे किसी का कब्जा नहीं है। हम ये कह रहे हैं बार बार कि आप उसको कहते हैं कि नहीं, चूंकि नैब चाहिए, चूंकि बिलावल साहब को नोटिस देना था, बिलावल साहब पे और कोई नोटिस हो नहीं सकता था, और जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो उसको किसने नोटिस दिया, किसके कहने पे दिया, लेकिन ये हो रहा है। तो क्या जो केस नहीं बनता वो केस बनाया जा रहा है, तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो आपकी ये बात तो ठीक है कि 10 माह की हुकूमत से जवाब ज़ाहिर है अभी नहीं मांगा जा सकता, उन्हीं लोगों का एहतसाब होना चाहिए तो 30-40 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। इस अमल की मुखालफत का तो कोई जवाब हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता। व्हाट इज़ योर आर्गूमेंट? मैंने कहा कि ये 5 साल 10 महीनों की हुकूमत है, यानी ये कोई तकरीबन कोई 5 साल कोई 70 महीनों की हुकूमत बनती है, इसलिए ये 10 महीने की हुकूमत नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको क्या है कि 10 महीने की हुकूमत है या 35-40 साल की है, आपने तो देखना है कि क्या कोई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। वो आज हो, 10 साल पहले हो, 20 साल पहले हो। अगर जुर्म आज हुआ है तो क्या आप उसका इंतजार करेंगे कि नहीं मैं 35 साल बाद पूछूंगा? ये कैसा लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है। अगर आज जुर्म हो रहा है तो आपको आज ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बेशुमार लोग हैं जिनके खिलाफ, अगर आप स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार कर सकते हैं तो स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी केसेस हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? चीफ मिनिस्टर KPK के बारे में क्या ख्याल है, साबिक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और इसी तरह से दर्जनों लोग हैं जो PTI में। तो कहा यह जा रहा है कि या PTI में जाएं या जेल जाएं। अब ये तो सवालात जो उठ रहे हैं वो नैब पे उठ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जब एक इदारा कंट्रोवर्शियल हो रहा हो तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी बनती है को बचाएं। चलें जी, चौधरी मंजूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वो कहते हैं कि अब यही कहा जा रहा है कि या तो PTI में जाएं या फिर जेल जाएं। अब मुस्लिम लीग नून को भी शदीद एतराज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइज़ा हमीद ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे भी पर्सपेक्टिव लेते हैं उनका क्या है। माइज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। माइज़ा, आपने चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली सुनी होगी। वो दावा कर रहे हैं कि नैब गैर जानिबदार और गैर सियासी इदारा है, क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा, बात यह है कि देखें, अगर एक गैर जानिबदार इदारा है नैब, तो फिर उनको इतनी ज़्यादा वजाहतें देने की क्या ज़रूरत है TV चैनल्स पे आके और बताने की कि हम लोग गैर जानिबदार हैं। वो अपना काम करें, जो केसेस उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं उनको फॉलो अप करें, अपनी प्रोग्रेस बताएं, क्योंकि प्रोग्रेस तो है नहीं, कोई बताया नहीं जा रहा कि जिन जिन लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों में नैब की कस्टडी में लिया गया है उनके कोई सबूत या शवायद तो सामने आ नहीं रहे कोर्ट्स में, और जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके जो है केसेस को लंबा किया जा रहा है। तो चेयरमैन नैब की दूसरी जो स्टेटमेंट थी कि मैं केस देखता हूँ, फेस नहीं देखता, तो उसमें फिर उनकी मॉरल अथॉरिटी भी क्वेश्चनेबल होती है, तो उसको भी देख लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि की प्रोग्रेस को जांचने के लिए उनके उस इदारे के जो हेड है उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इदारे की परफॉर्मेंस बोलती है। अच्छा, आपने उनकी मॉरल अथॉरिटी का भी तस्करा कर दिया है माइज़ा। साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कल उन्होंने ये भी कहा कि पिछली हुकूमतें से तो एहतसाब पहले ज़रूरी है क्योंकि 30-35 साल से बरसर इक़्तिदार रहे हैं, ये हुक्मरान रहे हैं। अभी जो हुकूमत आई है ये तो नई है, ये तो 10 महीने हुए आए हुए, इनसे बाद में पूछ लेंगे। आपको उनकी ये लॉजिक, ये मंतक समझ आती है? लॉजिक तो जी मुझे जो भी 10 महीने से हो रहा है उसमें किसी चीज़ में लॉजिक नज़र नहीं आ रहा। अभी जो केस में राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा गया उसमें भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। पर खैर, बात यह है कि जो 5 साल की बात की उन्होंने, ये पिछले 30 साल की बात यह कि 5 साल और 10 महीने काउंट करें आप
KPK की गवर्नमेंट को जो PTI की थी KPK में, और वहाँ पे डिफरेंट केसेस बने हुए हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं अभी परवेज़ खटक साहब थे, उनके ऊपर भी केस है, मालम जब्बा वाला केस है, BRT जो है 100 बिलियन क्रॉस कर गई है, 100 और वो जो बिलियन ट्री सुनामी का जो केस था वो भी है, इतने दीगर केसेस हैं, उनका एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया है। तो वो ये सारे केसेस जो हैं ये एक इनको ये जो पिंडोरा बॉक्स है इसको क्यों नहीं खोला जा रहा चेयरमैन नैब की तरफ से? उन लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको जो गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं, उनको क्यों नहीं कस्टडी में नैब की लिया जाता और उनके खिलाफ केसेस चलाए जाते? ऑपोजिशन के 11 लोगों को पकड़ा गया है, गवर्नमेंट के सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से अलीम खान साहब जो हैं वो बेल पे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें तो एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि आप उनको उनके MNA MPs से मिलने नहीं दे रहे। थर्सडे को मुलाकात का दिन होता है, छोटी छोटी इंतकामी कार्रवाइयां करके लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा माइजा, क्लियरली आपकी ग्रीवेंसेस बहुत हैं। जी 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 माइजा, बिल्कुल आपके बहुत ग्रीवेंसेस हैं एंड यू हैव पॉइंट्स देयर। जी आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, हम आपसे आपकी सजेशन लेना चाहते हैं माइजा, इसी बात में आप बता भी लें कि नून लीग ने अभी नैब को ऑब्वियसली मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आप समझती हैं कि कोई ऐसा तरीका है जिससे नैब को गैर सियासी और गैर जानिबदार इदारा बनाया जा सकता है? नेचुरली यू हैव बीन लुकिंग एट इट, आपने बहुत से इंसिडेंसेस कोट किए हैं, कोई सजेशंस होंगी आपके पास? हुमा पार्लियामेंट एक इदारा है जिसको इमरान खान साहब ने हाईजैक किया हुआ है, स्पीकर को हाईजैक किया हुआ है। अगर ये इदारा इस्तेमाल किया जाए विद कंसेंसस के नैब के लॉज को चेंज किया जाए या उनमें तरमीम की जाए तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन राइट नाउ PI जो है वो एक हाई हॉर्स पे बैठी हुई है और उनको लगता है कि अगर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उससे जो तवज्जो हटानी है तो वो इसी तरह हटा सकते हैं कि हम जो है करप्शन का नारा लगा के इंतकामी कार्रवाइयाँ करके एक के बाद एक को पकड़ेंगे तो मीडिया का फोकस इनकी परफॉर्मेंस पे नहीं रहेगा। एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न कि जो महंगाई हो रही है, जो गैस के बिल आ रहे हैं, जो लोगों की महीने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उससे फोकस हट जाएगा और इन गिरफ्तारियों पे फोकस होगा। जो पिछले हफ्ते से आप देख रहे हैं कि जब का बजट पास हुआ है उसके बाद यही हो रहा है कि बजट पे बात नहीं हो रही। अच्छा, आप कह रही हैं अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्क्रीट थिंग्स माइजा है। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का गालिबन कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देखा हो, उन्होंने हामिद मीर साहब को बात करते हुए कहा कि मैं इनसे कहता रहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कि जब 18वीं तरमीम की बात हो रही थी कि नैब को या तो ख़त्म करें या इसके कवानीन में तरमीम करें, उस वक्त बात सुनी नहीं गई और अब सबकी चीखें निकल रही हैं। अब बता दें कि अगर हुकूमत राब्ता करती है कि नैब को ख़त्म किया जाए या नैब के कवानीन में तरमीम की जाए तो आप लोगों का क्या स्टांस होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा, मैंने आपको कि ये पार्लियामेंट को हाईजैक किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से। एक फासिस्ट किस्म की हुकूमत है जिसमें प्रोडक्शन ऑर्डर्स की इजाज़त नहीं दी जा रही स्पीकर को देने की, तो जो एक हर पार्लियामेंटेरियन का राइट है। तो लेकिन अगर हम तो कहते हैं कि कंसेंसस करें, इस पर तरामीम लाएँ, इस पर कमेटी बनी हुई है, इसमें हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इस पर प्रोग्रेस भी हुई हुई है, अब इसको आगे लेके चले। लेकिन गवर्नमेंट मसरूफ़ है इंतकामी कार्रवाइयों पे, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो पार्लियामेंट में जो काम करना है वो उस पर जो है वो ज़ेर गौर जो कमेटीज़ हैं उनके ऊपर काम करे। अब बात ये है कि देखिए, अगर ये कंसंट्रेशन नहीं होगी पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट को हाईजैक किया जाएगा, पार्लियामेंट को यूज़ किया जाएगा इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, तो ऑब्वियसली एक ऐसा इदारा जो सुप्रीम इदारा है उसको जो है एक नॉन वर्केबल किस काइंड ऑफ इदारा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप बजट पास कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा मेंबर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा 11 मेंबर्स आपके जो हैं वो नैब की कस्टडी में हैं, वो तो बजट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इन गवर्नमेंट की नीयत में आपको नजर आता है कि फतूर है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इस वक्त। राइट माइजा, आपका ओपिनियन हमें मिल गया है। और राइट माइजा, यू हैव मेड योर पॉइंट। बिल्कुल, आप साहब की बात की, जी क्विकली कंप्लीट मौलाना साहब की इन्होंने बात की
एग्जैक्टली बुलाना साहब की आपने बात की। बात यह है, देखें हमारी हुकूमत जो है उसमें जो है धरने दिए गए, हमारी हुकूमत में जो है पीटीवी पे जो अटैक करना शुरू दिया गया, हमारी हुकूमत में एक प्राइम मिनिस्टर को इकामा पे निकाला गया, उस वक्त क्या तरमीमें हो सकती थी, आप मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, वी गेट योर पॉइंट, बहुत शुक्रिया आपका। माइज़ा हमीद हमारे साथ मौजूद थे। नहीं थी कि जनाब हम तो इन धरनों वरनों में फंसे हुए थे, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी टाइम था। But she said they are all for 18th amendment में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए एंड रिवेंज पॉलिटिक्स शुड बी डन अवे विद। अच्छा जी, ये हमने आपको दोनों पार्टीज़ का, पीपल्स पार्टी का भी पर्सपेक्टिव दे दिया और मुस्लिम लीग नून का भी। वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बात ये हो रही थी, ये कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है मेरा ख्याल है। कपड़ा नहीं पड़ा हुआ, दिस इज माई स्कार्फ। और मैं यही ब्रेक में बात कर रही थी कि इतने शौक से आप कुछ लें, लेकिन जो रंग है वो सारा नीचे चला जाता है, तो देन यू कैन नॉट सी मुझे नजर आया, तो मैंने इसको सोचा कि मैं अपनी कुर्सी पे बिछा दी ताकि ना भाई, अब आपने ऑब्जर्व कर लिया, नोटिस कर लिया कि इसमें कितने रंग हैं। वेरी नाइस, पिंक भी है और येलो एंड ऑरेंज, और अब मैं इसी तरह रखूंगी वेदर यू लाइक इट और नॉट। हाँ, हम लोग मैं समझा वैसे आप सुखा रही हैं, कोई पानी वानी गिर गया उस पे। अब्दुल्ला शुक्र करें अभी मैं नहीं स्टार्ट हुई, ओके एंड यू लाइक दिस, वी जस्ट गोइंग टू स्टे। और खास तौर पे चूंकि अब अब्दुल्ला को इस बात से तकलीफ हो रही है, अब तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है आप इसी पे कंसंट्रेट करें। मैंने आपको इतनी देर कुछ और इम्पोर्टेंट बताना है, और बताना आपको ये है कि 22 जुलाई को एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे अमरीका की सब बात कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 22 जुलाई को अमरीकी सदर से इमरान खान साहब मिलने वाले हैं। ओके, लेकिन ये कोई खबर नहीं थी, मतलब ऑफ कोर्स वो मुलाकात होगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। खबर मेरे पास है और ट्रंप से ही हवाले से मैं आपको बताती हूँ। सदर ट्रंप आराम से तो बैठ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। तो वो किसी न किसी से ट्विटर पर ही सही, लेकिन सींग फंसाए रखते हैं। और आजकल करके जरा इमेजिन करें इस चीज़ को। तो आजकल जी क्या हो रहा है, आजकल डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी विमेन फुटबॉल टीम की एक खिलाड़ी हैं, मेगन रैपिनोज इनका नाम है, इनके दरमियान मुसलसल तू मैं चल रही है ट्विटर पे। दरअसल कुछ दिन पहले मेगन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर विमेन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाती है तो वो व्हाइट हाउस नहीं जाएंगी, ये उनका कहना था। बल्कि उन्होंने व्हाइट हाउस के बारे में इंतहाई सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जो कि गाली के जुमरे में भी अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा ट्वीट में मेगन को पकड़ लिया और उनका कैसे हो सकता है कि ये तो इसने ये कह दिया, तो मेगन की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा दिए। साथ ही उन्हें मशवरा दिया कि मेगन पहले वर्ल्ड कप तो जीत लो, फिर मैं देखूंगा कि क्या होता है। और साथ ही ये भी उनको याद दिला दिया और कि साथ ही कहा कि भाई मैं खाली नहीं बुलाऊंगा आपको, पूरी टीम ही आती है, टीम को बुलाया जाता है। आपको ये बात पता नहीं है, सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि मेगन को अमेरिका जैसे अजीम मुल्क और इसके परचम की कदर करनी चाहिए। और अब मेगन ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि वो खालिसतन और सच्ची अमेरिकन है। अमेरिका में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं है, जैसा कि उनका मुराद क्या है वो आप जानते ही हैं, जो गलत है उस पर बोलना भी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि मेगन ने 2016 से सदर ट्रंप की इंसानी हकूक और नस्ली इम्तियाज से मुतालिक पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। 2016 में फ्रांस में एक मैच से पहले ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज अमरीकी तराना पढ़ने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। तो लिहाजा ये काफ़ी देर से लगी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। और मेगन के मुताबिक इस बार भी वो ट्रंप की हरकतों की वजह से तराना पढ़ने के दौरान अपना हाथ दिल पर नहीं रखेंगी। तो लिहाजा तराना तो पढ़ लेंगी लेकिन हाथ नहीं दिल पर रखना। पीपल फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेस्टिंग, और ऑब्वियसली आपको पता है प्रोटेस्ट का मकसद भी यही होता है कि वो एविडेंट होनी चाहिए, वो नुमायां होनी चाहिए, लोगों को नजर होनी चाहिए। दिल में अगर आप प्रोटेस्ट करके बैठ गए तो फिर अगले को नजर तो नहीं आएगा। हम कहाँ दिल में प्रोटेस्ट करते हैं, हम तो जलाते हैं, बोलते हैं साफ जी सामने आके, धरने देते हैं, हम तो ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। लिहाजा नाउ यू नो। अच्छा जी, तो ये खबर मेरे पास ही थी ना आफ्टर ऑल। अच्छा जी, अब टाइम नहीं है, अब हम अपना झगड़ा अगले घंटे में कंटिन्यू करेंगे और वील सी इन द नेक्स्ट आवर ऑफ सी यू, स्टे विद अस। क्या मैंने बता दिया? अच्छा, किसी ने क्या हमें बताया कि अभी तक बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? बाहर कराची की बात हो रही है, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम आ रहे थे तो वो तो हम प्लीज हमें ट्वीट करें एंड पीपल हु आर वाचिंग इन कराची, आप हमें जरूर बताएं कि कौन से इलाके में बारिश हो रही है कि नहीं। हम बहुत एक्साइटेड हैं, आपको पता है ना हमारे लिए अनोखी सी चीज है। इश्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ लाइट का मसला है, अगर है तो भी बताएं, हमें ट्वीट करें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे। वैसे आप देखेंगे कैसे हमें बताने के लिए ये भी बड़ी आपने बात की। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, हमारी गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लिहाजा उनको भी वेट नहीं करवाते। लेकिन इससे पहले टॉप स्टोरी से पहले एक बात अहम है जो करनी है,
हैं प्लीज़ अपनी स्पीड, आज चाहे आप गाड़ी चला रहे हों या चाहे मोटरसाइकिल चला रहे हों, आहिस्ता रखें, क्योंकि कराची में आपको पता है बारिश बहुत कम होती है और जब होती है तो सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीस एंड ऑयल। तो प्लीज़ टेक केयर एंड वेयर अ हेलमेट। हेलमेट जरूर पहनिए। कल हमने इसके पूरा आपको पता है एक मुहिम स्टार्ट हुआ है, चलान भी हो सकता है एंड फॉरगेट द चलान। वैसे ही अपनी ज़िंदगी के लिए आप हेलमेट की आदत डाल लें एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार तो सीट बेल्ट ज़रूर आपने पहननी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं एंड टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। ज़ेर हिरासत अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्कों में रवायात कुछ और ही हैं। हसास मामला है, सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लाइव स्टॉक में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है। आज कराची में एक्सपो भी हो रही है। नेदरलैंड पाकिस्तान की मदद को आया है, कैसे? डच मेहमान से पूछेंगे। और इंटरनेशनल कांग्रेस बराए नौजवानान में पहली बार पाकिस्तानी तालबा भी शरीक हो रही हैं। नबीला अब्बास के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ है। आपको पता है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, माइक्रो फाइनेंसिंग की उन्होंने खुद भी बात की और लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोडक्शन और पोल्ट्री और जानवर पालने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट होता है इससे। अगर आप कुछ नहीं करते तो अगर आप ये कारोबार करें बहुत कम अरसे में आपको रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं और इसमें पाकिस्तान की मदद बहुत से ममालिक कर सकते हैं और नेदरलैंड्स भी उन्हीं में से एक है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल एंड फॉर दैट वी हैव फर्स्ट सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर एट द एम्बेसी ऑफ नेदरलैंड्स। विनी हमें ज्वाइन करेंगी, बट उससे पहले हमारे पास एक छोटी सी खबर है जो हम आपको देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ बैठी हैं, हमारा इंतजार करिए। लेकिन एक और खबर है जिस पे हम विनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी विल कम टू यू। वी आर जस्ट गोइंग टू डू अनदर न्यूज़ बिफोर वी टॉक अबाउट द स्टफ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विद यू। सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ्तार होने वालों के असेंबलियों में पेश होने पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक की मसालें कुछ और कहती हैं। हसास मामला है, हर पहलू देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल पाकिस्तान में किसी मुल्ज़िम या मुजरिम रुकन पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर बड़ी बहस चल रही है। एक दफ़ा ये सुन लें। इधर जेल के अंदर हमें जनाब एयर कंडीशन भी दो, हमें टीवी भी दो। इंशाल्लाह ये भी मैंने अपने लॉ मिनिस्टर को कहा है कि ये क्या जेल तो है कि आप सजा लोगों को देते हैं ताकि अगले लोग चोरी ना करें। ये तो जेलों में ऐसे रह रहे हैं, ये तो सारों को एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, छोटे चोरों को सिर्फ इस मुल्क में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। ऑपोजिशन में हुकूमत को भरपूर जवाब दे रही है, ये भी सुनिए। इस हुकूमत के फिस्ताई हथकंडे हैं वो हक जो माजी में हर सियासी लीडर को रहा है। ये जेल हमारे देखे हुए हैं, इस जेल की सलाखें भी हमारी देखी हुई हैं। सारे सियासतदानों को जेलों में बंद कर दो, मगर इन पब्लिक को, अवाम को तो आज़ाद कर दो, उनको तो तबाही से आज़ाद कर दो, हमें डाल दो जेल में। हमारे जेल में जाने से इनके पेट भरते हैं, मुल्क की मैशत अच्छी होती है, हम खुदारा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, अब हम आपको ऐसे मुल्क की कहानी सुनाते हैं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी या जमहूरियत की माँ कहा जाता है, और हम बात कर रहे हैं बरतानिया की। और ये वाक़या है जुलाई 2018 का, जब बरतानवी रुकन पार्लियामेंट फियोना ऑनसानिया, इनका नाम है, पर इंसाफ की राह में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगा। और लेकिन फियोना अगले 5 माह तक ना सिर्फ पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करती रहीं, बल्कि अपनी बारी पर उन्होंने तकारीर भी की और वोटिंग में भी हिस्सा लिया। जनवरी 2019 इसी साल में फियोना पर फर्द जुर्म आयद की गई और उन्हें 3 माह कैद की सज़ा भी सुनाकर जेल भेज दिया गया, लेकिन 4 हफ्तों बाद रिहा भी कर दिया गया। और फियोना मार्च और अप्रैल में दोबारा पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने लगी। और ये दुरुस्त है कि फियोना जेल में रहते हुए इजलास में नहीं आई, लेकिन असल बात यह है कि बरतानिया में सिर्फ इल्ज़ाम पर किसी को मुस्तकिल कैद नहीं किया जाता। जब तक हमने आपको सिर्फ बताना हो जाए, जब तक मुल्जिम रहे, मुजरिम
साबित ना हो जाए उस वक्त तक उसे विक्टिमाइज नहीं किया जाता। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लंदन मुर्तज़ा अली शाह। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजकल बड़ी ये बहस गर्म है कि इल्ज़ामात पर ज़ेर हिरासत जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको असेंबलियों में आने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बरतानिया में क्या किया जाता है, वहाँ पर क्या उसूल हैं इस सिलसिले में? जी, बरतानिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो पेश आने के जो चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जहाँ पे अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो किसी भी अगर पुलिस से उसको कस्टडी में रखा हो, अगर बहुत रेयर चांस है बट अगर ऐसा हो तो उसमें जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो पुलिस को ये कह सकते हैं, पुलिस को वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि जो ज़ेर हिरासत शख्स है, जो पार्लियामेंटेरियन है, उसको पार्लियामेंट का जो सेशन है बिज़नेस के लिए, काम के लिए उसको अटेंड, उसको इजाज़त दी जाए। और इस सिलसिले में पुलिस चाहे कितना भी बड़ा कोई ऑफेंस क्यों ना हो जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उस पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अच्छा, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उधर। मुर्तज़ा, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि बरतानिया में इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है, मतलब वो ड्यूरेशन क्या होता है? पुलिस जब किसी को या तो 24 घंटे में किसी भी शख्स को पुलिस को चार्ज करना है, या अगर उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो 72 घंटे तक पुलिस किसी भी शख्स को अपने पास चार्ज किए बगैर रख सकती है। अगर उससे ज़्यादा पुलिस को टाइम चाहिए तो उनको पुलिस को चार्ज करके अगले फ़र्द को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई दहशतगर्दी का केस है और पुलिस के पास अगर इस बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कोई शख्स जो दहशतगर्दी करने जा रहा है तो उसको 14 दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं रखा जा सकता। अब चूँकि ये बुनियादी उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ समझा जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा, लास्टली हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या बरतानिया में कभी इस बात पे कोई सियासी इशू बना है कि कोई मुलजिम हो, उसे क्यों आने दिया गया, उसके या उसे तकरीर का मौका करने क्यों दिया गया? जी, बरतानिया में ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है अगर कभी जो पुलिस है वो जो स्पीकर है या जो पार्लियामेंट है उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको डिफाई करें। ये होता नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम है और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी बहुत इज्जत की जाती है। पिछले दिनों लेबर पार्टी की एक पार्लियामेंटेरियन है पीटरबरा से, उनका स्पीडिंग जो उनके ऊपर एक चार्ज लगा जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनको जो टिकट इशू किया गया था उन्होंने वो टिकट पे नहीं किया और अपने जो उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, इस पर उनका ट्रायल हुआ जिसके बाद लेबर एमपी को बाकायदा 6 महीने की जेल जाना पड़ा। पीटरबरा से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर यह भी कानून है कि अगर 6 महीने से अगर कम की किसी को कन्विक्शन है, यानी अगर जेल की किसी को अदालत सज़ा दे देती है तो उसमें जेल से रहकर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर रह सकता है। और अगर 6 महीने से कम की सज़ा है तो 6 महीने के अंदर की सज़ा के दौरान कोई भी शख्स यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट करके वो एमपी भी बन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अब जो वोटर्स हैं उनको ये राइट है कि अगर उनके एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उनको वो प्रिजन टर्म मिली हो लेस देन 6 मंथ और उनका एमपी अगर जेल में हो तो वो उसके ख़िलाफ़ जो 10% की जो वोट के साथ वो अपने एमपी को डी-सीट करके नए एमपी के लिए इलेक्शन करा सकते हैं। Thank you. बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। Those are lessons to be learned from the world, from the progressive societies, from the progressive democracies actually. अभी हमने आपको कुछ और बताना है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, मेहमान से आपका तारुफ भी करा चुके हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री डेयरी एंड लाइफ स्टॉक एक्सपो आज से कराची में शुरू हो रही है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। मईशत के लिए ये शोबा बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। नेदरलैंड्स भरपूर मदद कर रहा है। PPDL एक्सपो पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो मुल्क भर में डेयरी, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की के लिए काम कर रहा है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये एक्सपो इन तमाम सेक्टर्स के साथ साथ मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। और इस नुमाइश में दुनिया भर से टेक्नोलॉजी लाई जाती है और इस हवाले से नेदरलैंड्स का नाम सर फहरिस्त है जो भरपूर मुआवनत फराहम कर रहा है। हाउ नेदरलैंड्स इज गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस फील्ड।
ये सब हम पूछेंगे हमारे साथ। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन किया, जिस तरह कि हमने आपको पहले भी बताया था कि विनी वैन डर वेल, एम आई सेइंग इट राइट विनी, बिकॉज इट्स ओके, दिस इज फेयरली सिंपल। और फर्स्ट सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक अफेयर एट द एम्बेसी ऑफ नेदरलैंड्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू टेल अस अबाउट Netherlands' interest in Pakistan and also developing Pakistan's dairy industry. So the Netherlands is very strong in dairy. We are worldwide known for the quality of our dairy sectors. Our cows, they have the longest average lifespan in the world. And wonderful. Yes. And how long is that? That I don't know. I'm sorry. We thought we might give some, trivia information to our viewers. Please carry on. That just intrigued us. I can tell you later. And also have the average, the largest production all over their lifespan. And since 2014, Dutch cows are allowed into Pakistan, and since then more and more cows are coming to Pakistan, and they're doing very well. Also, our dairy processing machinery is top class. Let me translate that a little bit for our viewers as well. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है कि डच जो गाय कहते हैं, भैंस कहते हैं, क्या कहते हैं, जो काउज होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी होती है, लाइफ स्पैन जो होता है उनका ज़्यादा होता है, और 2000 दौरानिया ज़्यादा होता है, और 2014 से पाकिस्तान में भी लाई जा रही हैं। लिहाजा ऑलरेडी पाकिस्तान का और नेदरलैंड्स का ये जो इश्तराक है वो 2014 से चल ही रहा है। We are good milk producing nation. We produce milk in a good quantity, but later on we fail at a lot of steps because we don't have further processing capabilities, abilities, and how to preserve it, and how to pack it, and how to export it, and then buy products of the milk. For instance, if we are such a good milk producing nation, we should be good at producing cheese as well and other dairy products as well. How is Netherlands going to help us in that? In 2016, Friesland Campina, a Dutch company, took over 51% of the shares of Engro Foods. That's a Dutch company now. They're bringing their expertise to Pakistan and, of course, in the whole value chain of the milk. And in November, we're organizing a trade mission from Dutch companies to Pakistan. This will also be in the dairy sector, which we will introduce them to Pakistan, show them the opportunities that are here, and hopefully they will be interested in Pakistan. Are there experts who have flown to Pakistan to participate in this particular exhibition who are going to be there today? Yes, there's 10 Dutch companies participating in the Holland Pavilion that we are building up, and about half of them are in the dairy sector. Wonderful. That is great. From your own personal perspective, obviously you are living here, you're working here. When you go out in the market, you must have a lot of comparisons, especially regarding dairy, since that is what we are talking about, what we can find here in our Pakistani markets, what you can find back home. What's the basic and most usable thing that you miss? This is something that we should have here in Pakistan as well. Sour cream, maybe. That is right. You are very right, because that is almost like you can only go to certain places to get it. That is not readily available. Yes, and there's so much milk here, so it should be really easy available here. Absolutely, and that is actually what we think about cheese as well, because most of the times, well, now we are not getting it that much, but usually we have to buy imported cheese. Because it shouldn't be the case for a milk producing that makes us question, when we have such a large dairy industry, why haven't we started making our own cheese? Yes. So we have very small kinds of cheese. Any other kinds of investments that you think Pakistan and Netherlands, it would work out good if we did that? An economic cooperation, yes. Yes, in many ways. So agriculture is one of our focus sectors, and we're very happy that this week Barkat Frisian Egg started its production. It's a joint venture between a Dutch company and a Pakistani company near Karachi, and processing factory. Egg processing. Yes. All right, that's nice. Yes. So which means that there will be poultry farms that would be set up and something like that? Yeah, so for example, the cake factories here, they now break their own eggs, but in this factory they shift the egg yolk and the egg white and they send it to the factory, so it makes it a lot easier. All right, so a lot of value added to the egg. That's something that I would like to see. Yolk और egg white को ले ये तो घर में भी भिजवा दें हुमा के मेरा ख्याल है। वही मतलब बड़ी fascination होती है, just explaining to the people how it is, कितनी चीज़ें अब इस किस्म की collaborations अगर हो जाएं तो आप कितना time save कर सकते हैं, कितनी नई चीज़ें आप सीख सकते हैं, कितनी नई technology। मैं तरीका बताऊंगा आपको, अंडा तोड़ें और वो जो बॉटल होती है ना प्लास्टिक की पीने वाली पानी वाली,
उसको दबा के एग योक के ऊपर रखें तो एग योक बॉटल में आ जाएगा और व्हाइट अल्लाह हाथ से ही कर ले, इतना आसान है, इतना मुश्किल तरीका आपने बताया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, मुझे लगता है कि वो गन मच रहा है, मेरा ख्याल है। ओके, वी जस्ट हैव हैड अ लिटिल बिट ऑफ आई मीन समटाइम्स वी थिंक दैट वी नो बेटर। आई थिंक आई नो better because I'm more obviously efficient in the kitchen than you, I'm sure. Thank you, Winnie. It was great to have you over, and good luck for the future ventures and this exhibition. And I hope you're enjoying your, time in Pakistan. Yeah, I've been here for 2 years now, and I'm really enjoying it. Yeah. Awesome. ये हमें बड़ी खुशी होती है जब बाहर से कोई लोग आते हैं, पाकिस्तान को अपना घर बनाते हैं, and they like it. We like it too. Thank you so much, Winnie, for coming here. Thank you. और अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर जो आपको देनी है, इंटरनेशनल कांग्रेस बराए नौजवानान में इस बार एक्चुअली हुआ क्या है? आपने क्या कहा? नौजवानान क्या होता है? नौजवानान ये प्लूरल है नौजवान का। हाँ, देखिए कितनी नई नई चीजें आप मतलब अंडों के बारे में तो सीख ही रहे होंगे, लेकिन उर्दू के बारे में भी सीख अच्छा खैर, दे आर द पीपल जिनसे आप एक्चुअली सीख सकते हैं, हम तो बस ऐसे ही आपसे बातें कर रहे होते हैं। जनाब, इसमें इस मरतबा एक पाकिस्तानी तालिबा भी शरीक होंगी। होनहार तालिबा हैं, नबीला इनका नाम है, और ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा है, नबीला के लिए भी बहुत बड़ा है। डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाली नबीला अब्बास दुनिया भर में जमा होने वाले 130 नौजवानों में वाहिद पाकिस्तानी होंगी, और नबीला के मुताबिक इनकी तकरीर का मौजू ख़वातीन की तरक्की और इन्हें बाइख्तियार बनाना होगा, और वो इस सिलसिले में अपनी जद्दोजहद पर भी बात करेंगी कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल किया है। और इस सिलसिले में बात करने के लिए नबीला अब्बास को हमारे साथ। बिल्कुल जी नबीला, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। नबीला, सबसे पहले तो आप इस कांग्रेस के बारे में, इस इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर यूथ, इसके बारे में हम ज़रा ज़्यादा बताएं, और आप इसमें कैसे सिलेक्ट हुई? इसमें अराउंड द वर्ल्ड यूथ एक्टिविस्ट, राइटर्स, स्पीकर्स को इनविटेशन दिया जाता है। प्रॉपर इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस आता है जिसमें उनका प्रीवियस वर्क देखा जाता है, लाइक उनका प्रीवियस वर्क क्या है, उनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, और किन टॉपिक पे वो बात करना चाहते हैं, लाइक डिफरेंट कैटेगरीज, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, और इनके अलावा अगर उनके पास कोई और प्रोजेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं। तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें 2019 में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स ने अप्लाई किया फ्राम ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएस के डिफरेंट स्टेट से, इराक, सीरिया, इन सब लाइक कंट्रीज से। तो मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरा सिलेक्शन फाइनल हुआ, और 130 जो फाइनलिस्ट थे वो 130 थे फ्राम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और मेरा जो इसमें टॉपिक था वो था वुमेन एम्पावरमेंट। तो बेसिकली ये जो फोरम है ये यूथ के लिए है, एक्टिविस्ट के लिए है, स्पीकर्स के लिए है। दे हैव ओपन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, their opinions about different topics, and they can highlight जो कि उनके कंट्रीज में हो रहे हैं। नबीला, हमें आपको सुन के लग रहा है कि बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलती हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नबीला, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का ज़ाहिर है मौका तो मिलेगा, मौजू क्या मुंतखब किया गया है पर्टिकुलरली इस मरतबा जिस पे आप हाईलाइट करना चाहती हैं बहैसियत पाकिस्तान? बेसिक राइट्स में आपकी एजुकेशन, आपकी इवन हेल्थ, आपकी मेंटल इश्यूज, ये सब आता है, काउंट होता है। और जो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल रिलेटिंग टू वुमेन ओनली। नहीं, हमने इस चीज़ को रिमूव करना है, हमने ये हाईलाइट करना है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ आल्सो द इशू ऑफ मेन टू, सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस रिगार्ड। और तीसरा ये कि वुमेन एम्पावरमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फोरम्स हैं, जो लाइक एक्टिविस्ट हैं जो इस बारे में बात करते हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट वुमेन कैन डू वंडर्स। तो हमने इस स्टैंडर्ड डेविएशन पे लेके आना है, औरतों को भी, मर्दों को भी, और हमने इसकी सही इंटरप्रिटेशन करनी है, सबसे पहली बात ये। और उसके बाद हमने इसके ऊपर बोलना है। जो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं और जो रॉन्ग फॉरम्स हैं, जो गलत इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने रोकना है। और मैंने इस टॉपिक को इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मुझे खुद बहुत मुश्किलात हुई एक ट्राइबल एरिया से, तालीम के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में। तो मेरे वालिद साहब का स्कूल है ताहिर मॉडल हाई स्कूल चोटी ज़रीन, इस इलाके में पहला स्कूल है। मैं समझती हूँ अगर ये स्कूल ना होता तो शायद मैं आज प्राइमरी एजुकेशन ना होती तो डेफिनेटली मैं सेकेंडरी,
हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल ही ना होती। इतनी खुशी हो रही है आपसे मिल के भी, आपको देख के भी, आपको सुन के भी कि आप इतनी पैशनेट हैं अबाउट दीज कॉजेज़। और अगर आपकी उम्र के बच्चे बच्चियां इतने पैशनेट होंगी तो इंशाल्लाह हमें अपना फ्यूचर जो है मुल्क का भी, कौम का भी, लोगों का बहुत अच्छा और पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब नबीला ये भी बताइएगा कि इस सारे सिलसिले में जो आपको वीज़ा के हसूल में मुश्किलात पेश आ रही थी, उनकी वजह क्या है और उसका हल क्या हो सकता है? और ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से अगर कुछ हम भी मदद कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। मैंने अर्जेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन मैं यही हाईलाइट जियो न्यूज़ की जियो प्लेटफॉर्म की तरफ से भी ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ का नोटिस ले, क्योंकि जितने भी डेलीगेट्स वहाँ पे आ रहे हैं 130 दे आर अंडर देयर गवर्नमेंट और वो उसके नोटिस में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस चीज़ का नोटिस ले, मेरे साथ कोऑपरेट करे, असिस्ट करे, वीज़ा प्रोसेस को क्विक करे। और उसके बाद मेरे पास वीज़ा जब आएगा अप्रूवल फाइनल, उसके बाद मैंने उनको वो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद जो मैंने अवेल किया है $1000 ट्रैवल स्कॉलरशिप, डेफिनेटली वो मेरे वीज़ा अप्रूवल के बाद ही मुझे मिलेगी उनकी तरफ से। और दूसरा पॉइंट ये था कि उनका जो एक्सपेंस वीज़ा ट्रैवल स्कॉलरशिप एक्सपेंस जो $1000 का उन्होंने किया हुआ है वो मैक्सिमम है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और उसमें सिर्फ आपका एयर टिकट ट्रैवल होना है। लेकिन ड्यू टू हाई टैक्सेस फेयर बढ़ गए हैं, एयर ट्रैवल के भी डेफिनेटली बढ़ गए हैं, और मुझे इसमें भी थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरा ये बजट लो हो रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, बिकॉज इट इज़ इक्वली ऑनर फॉर मी, फॉर माई फैमिली एज वेल एज फॉर द नेशन टू, क्योंकि आई एम द ओनली पाकिस्तानी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान देयर ऑन दिस फोरम। तो ये गवर्नमेंट का भी राइट बनता है कि वो मुझे असिस्ट करें इस चीज़ में। डीजे खान से आपका ताल्लुक है और आप यहाँ तक पहुँच गई हैं, और अब आप अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँच गई हैं, लेकिन आगे की जो मुश्किलात हैं उसको जाहिर है किसी को असिस्ट तो करना बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं और जो नबीला को असिस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ के लिए इनकी अपनी क्वालिफिकेशन पे, अपनी स्ट्रेंथ पे इनकी सिलेक्शन हुई है। अगर आप इनको मदद कर सकते हैं, शी हैड अ पॉइंट, मतलब अगर इतने स्टाइपेंड दिया जा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई, यहाँ से टिकट लेना इतना मुश्किल हो गया, एनीबडी हु कैन हेल्प हर प्लीज़ डू। और ख़ास तौर पे US एम्बेसी भी ये शो देखती है, काउंसलेट भी देखती है, वीज़ा भी उसके प्रोसेस अगर डिले हो रहा है क्योंकि अगस्त में इनका ये सेमिनार है तो उसको भी एक्सपेडाइट कर दिया जाए। दिस गर्ल शुड डेफिनेटली गो देयर एंड स्पीक, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छे इनके पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। So I hope the authorities listening to us would respond और इनको जल्दी से जल्द वीज़ा मिल जाएगा। अभी मैंने इतनी खतरनाक चीज़ देखी है कि लोग अच्छा anyway, मुझे ये कहा जा रहा है कि इस बारे में ना बात करें, तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मेरा दिल बड़ा चाह रहा है। anyway, अगली दफ़ा आप जाएंगी ना नथिया गली, तो आप जो भी शॉपिंग करके लाएं वो जो मैं शॉपिंग करूंगी ना, मैं वो ला के इधर बिछा के ना आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने ये लिया और ये मैंने इस स्टोर से लिया और ये मैंने इतने का लिया। मुझे ना मतली शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब आगे बढ़ेंगे हम, और हम आपको एक खबर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सदारत छोड़ दी। पार्टी को पैगाम दिया कि शख्सियत या खानदान परस्ती से बाहर निकल कर ही कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान के सियासी जमातों के लिए भी मिसाल है। राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार किया है और इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार करते हुए पार्टी रहनुमाओं को फिलफौर नए सदर का इंतखाब करने का मशवरा दिया, जबकि ये भी कहा कि मैं अब पार्टी सदारत की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, इसलिए ये ओहदा किसी अहल शख्स के हवाले कर दिया जाए। शायद इसीलिए उनकी बहन प्रियंका जो है, प्रियंका गांधी, उन्होंने भी रिसेंटली बिफोर इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। बहुत सालों बाद, बहुत सालों से उनकी तरफ देखा जा रहा था कि शायद शी विल ज्वाइन, लेकिन फिर उन्होंने ज्वाइन की एंड मे बी दिस वाज द रीज़न ये होने वाला था। अच्छा जी, इस पर ज़रा बात भी कर लेते हैं और ज़रा समझें कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं ऐसा होते हुए तजियाकार यासिर पीरजादा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर, ये बताइएगा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की सदारत छोड़ दी, अब नेहरू ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है इस पार्टी का सरबराह नहीं है। अच्छा जी, सुन रहे हैं हमें यासिर? आई गेस अब हमारा राब्ता बहाल हुआ है। यहाँ से ये बताएगा, राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए, जो हमने जो पूछा वो तो आप बता ही दें, लेकिन साथ में भी बता दें कि कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि किसी की शख्सियत परस्ती से निकले और इसी में इसकी बका है। ये इनके लीडरान ने सोचा। बरसगीर के लोगों की नफ्सियात सामने रखते हुए जो हमारी कल्चर है, सियासी कल्चर पर्टिकुलरली, आपको राहुल की ये बात ठीक लग रही? सिस्टम्स जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मुल्क में।
बट हैविंग सेड दैट, ये जो आर्गूमेंट हम देते हैं ना शख्सियत परस्ती या कहना चाहिए मोरूसी सियासत की तरफ अगर बात चली जाती है तो उसमें हम कुछ ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मुल्क है छोटा सा, उसका नाम है सिंगापुर, ठीक है, मेरा ख्याल है शायद लाहौर जितना वो मुल्क होगा, लेकिन हम उसको बड़ा फैंसी करते हैं उस मुल्क को और हम उसकी बड़ी मिसालें देते हैं। ली कुआन जो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 30 साल तक मेरा ख्याल है वो वज़ीर आज़म रहे सिंगापुर के, और उसके बाद उनका बेटा 13 साल तक, यानी बाप बेटा 43 साल तक सिंगापुर की हुकूमत में चलाते रहे। और एक मौका ऐसा आया जब उनकी अपोजिशन में एक बंदा था और वो भी जेल में था। सो कहने का मतलब, इसी तरह अमेरिका में बेतहाशा बेशुमार ऐसी रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, शहर हैं जहाँ के गवर्नर और मेयर जो हैं वहाँ पे बाप बेटा जो हैं वो रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है इशू जो है वो ख़ानदानी सियासत नहीं है, इशू ये है कि क्यों लोग किसी के बाप या किसी को वोट देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बट यासिर वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स विद पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि ख़ानदानी सियासत का दौर जो है वो रहता रहा है और शख्सियात बिल्कुल अभी भी है और शख्सियात नज़रियात से कहीं ज़्यादा अहम करार पाती हैं। क्या कभी हम भी वो दिन देखेंगे कि कोई शरीफ, कोई भुट्टो, कोई इमरान खान खुद कहे कि पार्टी ख़ानदान या शख्सियत से बड़ी होती है? भले लोगों ने वोट भी दिए हों लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर जो लोग आर्गूमेंट देते हैं कि हमें चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी कबूल नहीं, वो जो लोग अमरीत के हक़ में वोट में गुन गाना शुरू कर देते हैं, वो आर्गूमेंट गलत है, वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हाँ, ये बात जो है कि एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यहाँ पर ये भी है कि जो पाकिस्तान की 2-3 में से 2 बड़ी सियासी जमातें, उनके दोनों सरबराहों को वो सियासी जमातें कोई विरासत में नहीं मिली, वो उन्होंने खुद बनाई हैं और वो उनकी मेहनत के बलबूते पर ही वो इक़्तिदार में रहे हैं। तो हम बहुत सारी बातें जो हैं वो हक़ाइक़ जो हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम काफ़ी हमने प्रोग्रेस भी किया है, तो और अगर हम डेमोक्रेसी को ज़रा चलने देंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमें इनसे शिकायतें ना डेमोक्रेसी से इस किस्म की दूर हो जाएंगी। हमें ज़रा इसको टाइम देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तज़ियाकार यासिर पीरज़ादा हमसे बात कर रहे थे। क्विकली मूविंग ऑन, और बहुत सी चीज़ें आज हम पैक करना चाहते हैं बिकॉज लास्ट शो ऑफ द वीक है ये। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्टीव इरविन, आपको याद होगा, ये बिल्कुल आपको याद होंगे, ख़तरनाक जानवरों के साथ तस्वीर बनाते थे और इसी तरह एक्चुअली उनकी डेथ भी हो गई थी। उनके साथ वक्त गुजारने और उन्हें फीड करने के हवाले से शोहरत रखते थे वाइल्ड एनिमल्स को, और अब उनका 15 साला बेटा बॉब, उसका नाम है, वो भी बाप के नक्शो कदम पर चल रहा है। ना करें, बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन रहे हैं उसके वालिद। उसके लिए बॉब ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो उसी क्रोकोडाइल को फीड कर रहे हैं जिसे 15 साल पहले उनके वालिद ने उसी जगह पर फीड किया था। ये तस्वीरें देख लें, राइट साइड पे स्टीव इरविन है और लेफ्ट साइड पे बॉब जो कि स्टीव के बेटे हैं, और क्रोकोडाइल वही है। वही पहले ज़रा बड़ा नहीं होता था? नहीं, मेरा ख्याल है तस्वीर का एंगल ऐसे है, वो बुजुर्ग हो गया, रिंकल्स आ गए उसके। उसको एंटी एजिंग दें थोड़ी सी, क्रीम लगाना शुरू करते हैं आप उसको जाके रोज रात को, मॉइस्चराइजर। और भी हमारे पास तस्वीरें हैं बॉब की। ये बड़ा क्यूट सा, वैसे एक क्या कोआला कहते हैं इसे, क्या है? हाँ, कुछ इसी किस्म की चीज़ लग रही है। अच्छा, थोड़ा सा आपको याद दिलाएं कि स्टीव इरविन जो थे वो पूरी दुनिया में मशहूर थे क्योंकि जिस तरह वो जानवरों के साथ, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं कोई खौफ नहीं होता था उनको, और बिल्कुल जानवरों को अपने मुंह तक नज़दीक ले आते थे, ख़तरनाक जानलेवा जानवर। और फाइनली फिर वो अंडर वाटर भी शूटिंग कर रहे थे, और एक स्टिंग रे जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती है अगर आप उसको तंग करें, वरना तो वो आपके सामने से निकल जाती है। लेकिन स्टीव इरविन ने बहुत ही क्लोज जाके उस स्टिंग रे के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की, उसको हाथ भी लगाया, और स्टिंग रे ने ऑब्वियसली एकदम से अपना स्टिंग जो है वो मारा। इंस्टेंट डेथ होगी स्टीव इरविन की। और बहुत दुनिया में देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट जहाँ लोग कह रहे थे कि जितना ये ऑफेंड करते थे जानवरों के हैबिटेट में जाके, जितना जानवरों को ये तंग करते थे अपना दिखाने के लिए कि हाउ करेजियस ही इज, तो शायद ये एंड उनका इसी तरह ही होना था। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि स्टिंग रे से अगर काट ले तो फौरन डेथ हो जाती है। फौरन, इट्स लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक पॉइजनस या समथिंग, एंड ही डिड। मतलब वो जो स्टिंग रे बड़ी सी नहीं होती, वो ऐसे ऐसे करके तैर रही होती, वैसे तो बड़ी बेनाइन सी लगती है। हाँ, वो लगती बड़ी बेचारी सी है, लेकिन वो एक दफ़ा अपना स्टिंग कर दे
तो देन इट्स जानलेवा। अच्छा, कॉमन एज वेल इन दिस। या यू सी इट, बट उसको तंग ना किया करें, वरना वो फिर वो काटती है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आब्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया बाय द वे, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और करियर काउंसलर। आब्दी साहब, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है कि सूबे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को मिलाकर मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। इब्तिदा में ऐसे 300 स्कूल्स बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत के इस इक़दाम पर प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ देने वाले तलबा की तादाद में कोई वाज़ेह कमी आ जाएगी, इजाफा होगा? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हम इस पे अमल दरामद कर लेते हैं तो खुशी की बात है, आप करें ऐसा, और ऐसा करने से यकीनन प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ेगी और आपका रिटेंशन जो है ड्रॉप आउट कम होगा। लेकिन खाली यही एक वजह नहीं है ड्रॉप आउट्स की, और काफ़ी वजूहात भी हैं जिनकी तरफ अब इनको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि फिर हमारे पास जो बजट के इश्यूज़ हैं उनको भी हमने लेके चलना है, और ये चैलेंजेस और इश्यूज़ को हमने रिजॉल्व करना है। अगर हमने जो है ना वाज़ा बेहतरी लेके आनी है ड्रॉप आउट में, और रिटेंशन करना है, और अपने लिटरेसी रेट को बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया आब्दी साहब, वंस अगेन आपने हमें बताया कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस साल के मज़ीद 5 पोलियो केसेस सामने आए हैं। सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत ने सूबे में मज़ीद 5 पोलियो के नए केसेस सामने आने की तस्दीक करती है। 5 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे नहीं पिलाए गए थे। बुध के रोज़ सूबाई महकमा सेहत ने बन्नू में 3 और पेशावर के करीबी इलाके तौरगर से 2 पोलियो के नए केसेस सामने आने की तस्दीक करती है। क्या अफसोस होता है, और ख़ास तौर पे जब वजह पता चलती है कि पोलियो के कतरे ही नहीं पिलाए गए, तो फिर इस वजह से ये हो रहा है। एनीवे जी, नए केसेस सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद जो है वो 31 हो गई है, और सूबे के 11 अजला में पोलियो के खात्मे की मुहिम 15 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 4 रोज़ जारी रहेगी। और मुहिम इन अजला में शुरू की जाए जहां हाल ही में पोलियो के नए केसेस सामने आए हैं, वो ज़्यादा ऑब्वियसली कंसर्न्ड एरियाज़ हैं। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बाबर बिन अता हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बाबर, बहुत वोकल भी हैं और आप अपनी कॉज के लिए काम भी कर रहे हैं। वी रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। पोलियो का एक ऐसा मसला है जो जब तक रहेगा हम आपको बुलाते रहेंगे, आपसे जवाब मांगते रहेंगे। अब ये बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई है? कुछ 5 और केसेस अब निकल आए हैं। हुमा और अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका हर दफ़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है वो टाइम देते हैं और पोलियो पे बात करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि वाहिद मॉर्निंग शो है जो रिपीटेडली पोलियो पे बात करता है, आपको लोग देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा कि जब भी पोलियो केस किसी इलाके से आता है तो वो एक सिम्टम है अंडरलाइंग प्रॉब्लम का। केस जो है ना वो रिज़ल्ट है एक ही बात का कि इम्यूनिटी गैप है, यानी उस कम्युनिटी में जहाँ से केसेस आ रहे हैं वहाँ पे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र की, उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वहाँ पे केसेस ना आए, तो वहाँ पे केसेस आ रहे हैं। तो याद रखें कि जिन इलाकों से भी केसेस आ रहे हैं, जिसमें बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे मैं ख़ुद भी गया था। बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, एक आउटब्रेक वहाँ पे हुआ है, और दूसरा एक छोटा आउटब्रेक जो है वो तोरगर और बिशाम और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर हुआ है। इन इलाकों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि जितने भी आप बच्चे जो केसेस की सूरत में आपके सामने आ रहे हैं, उनको जो है वो पोलियो से बचाव की वैक्सीन जो है वो नहीं दी गई। अगर दी गई है तो वो डेटा में क्लेम ज़रूर किया गया है कि दी गई है, लेकिन जब बच्चों के ब्लड के सैंपल्स हम हासिल करते हैं आफ्टर जब वो केस डिक्लेयर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो वो आगे जाके साबित होता है कि जी डेटा भी जो है वो गलत बयानी करता रहा और वो जो है वो वैक्सीन नहीं दी गई। तो ये तो मतलब उन फैमिलीज़ को, उन इलाकों में ख़ास तौर पे उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये आपके बच्चे के लिए ये ज़रूरी है। ये बताइएगा बाबर कि क्या हुकाम के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है कि जहाँ मसला ज़्यादा है वहाँ तवज्जो भी ज़्यादा दी जाए, और मखसूस इलाकों से ही केस निकल रहे हों तो ऑब्वियसली परेशानी तो होगी, बट इट ऑल्सो इज़ ईजियर इन अ सेंस कि वो जगह जो है वो ऑब्वियसली आपने आइडेंटिफाई कर ली है कौन सी, तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप उन जगहों पर दें। अंडरलाइंग जो रीज़न है दोनों का, तमाम मसलों का, जहाँ पे भी केसिंग आ रही है, डिजीज़ आप मुझसे पूछें वो एक ही है, कम्युनिटी मिसट्रस्ट, दे डोंट ट्रस्ट वैक्सीनेशन।
पुख्तून ने हिस्टोरिकली रेजिस्ट किया है कि आउटसाइड फोर्सेस को। इन इलाकों में, मैं खुद भी पुख्तून हूँ, पोलियो वैक्सीन को समझा जाता है वेस्ट अमेरिका की, अमेरिका पता नहीं क्या कोई बाहर से कोई चीज़ आई हुई हमारे ऊपर लागू की गई, एक दवाई है। लेकिन बस ये अनफॉर्चुनेट है कि इस पे काम नहीं किया गया। वक्त आ गया है कि अब हम फोकस करें जी कम्युनिटी मिसट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए, और उन वालिदैन को विन ओवर करें जो समझते हैं कि इस वैक्सीन में कोई अजीबो गरीब चीज़ें पाई जाती हैं जो कि असर झूठ है। कोई इस तरह की बात नहीं। बहुत शुक्रिया बाबर, विल कीप दिस इशू अलाइव और हम आपसे भी बात करते रहेंगे। साथ साथ हम विजुअल सिखाते हैं ना, साथ साथ हम विजुअल सिखाते हैं। इतने बच्चे होते हैं, उनके मुंह में वो कतरे डाल रहे होते हैं। अब वो अगर बच्चा बड़ा हो जाए और फिर उसको कोई माजूरी हो और उसको ये पता चले कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये कतरे नहीं पिलाए थे, तो सोचें अभी वो इतना सैड डिसीजन माँ बाप की होती है कि जो अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर डिसीजंस ले सके वो करें, तो आप क्यों नहीं करेंगे? वो क्या सोच इसके पीछे कार फरमा है जिसके तहत ड्रामे किए जाते हैं, बच्चों से कहा जाता है बच्चे बेहोश हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा, ये बार बार हम आपको ये वीडियो इसलिए दिखाते हैं कि इस चीज को देख के हम परेशान हो गए थे कि somebody can go to this level कि आप एक पूरा ड्रामा करवाएं, आप पूरी एक एक्टिंग करवाएं ओनली बिकॉज आप पोलियो के कतरों के अगेंस्ट हैं। भाई क्यों आप ये करेंगे? आपकी सारी अगली नस्लें बर्बाद होंगी। आप क्यों, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें और पोलियो के खतरे पिलाएं, और कोई भी मनफी प्रोपेगेंडा अगर कर रहा है तो वो झूठा प्रोपेगेंडा है। एंड इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, तो खुदा के लिए उस बच्चे का ख्याल रखें। जो जो चीजें आपको मुफ्त में पिलाई जा रही हैं भाई आप दें उस बच्चे को, वो उसकी सेहत के लिए बेहतर है। अच्छा, वो सवाल करेगा अभी आपसे हम बड़े आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि हुकूमत सिंध के मातहत चलने वाला सूबे का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल कराची मसाइल के अंबार से दो चार है। अद्वियात हैं, न मशीनरी, मरीजों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे भी ख़राब हो गए हैं। माशाअल्लाह अस्पताल में सिर्फ मरीज़ हैं और इनकी सवाल करती नजरें हैं। सिविल अस्पताल कराची सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन इन दिनों ये बद इंतजामी के शदीद मसाइल से दो चार है। यौमिया 7,000 मरीजों की आमद और जेरे इलाज 4,000 मरीजों की देखभाल करने वाले इस अस्पताल में वाहिद सिटी स्कैन मशीन गुज़िश्ता 7 माह से खराब है, जबकि 2 MRI मशीनों में से एक बंद। 200 CCTV कैमरों में से सिर्फ 70 काबिले इस्तेमाल। जगह जगह गंदगी के ढेर। अस्पताल इंतजामिया महकमा सेहत और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के दावों पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। जो आपने इक्विपमेंट के हवाले से बात की है, एडमिटेड कि ये जो हमारी MRI तो चल रही है, MRI का कोई इशू नहीं है, उसमें कभी कभार हीटअप हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, तो हम उसको हीटअप को कंट्रोल करें AC मशीन लगा दी हैं। नंबर 2 CT स्कैन मशीन। CT स्कैन मशीन का हमने टेंडर खोल दिया है, फाइनेंशियल खोल दिए। उसमें एक्सरे ट्यूब का मसला है, एक्सरे ट्यूब का आर्डर उसको दिया जाएगा और रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला भी जल्दी से जल्द हल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। अस्पताल आने वाले मरीज अपनी रुदात कुछ यूँ सुनाते हैं। सुबह 7 बजे के आए हैं, ये टाइम हो गया, पता नहीं किस टाइम हमें कौन मिले ना मिले, फिर शाम को 6 बजे 8 बजे घर पहुँचो। पर्ची के भी बहुत रश है, इधर भी बहुत रश है, क्या करूँ, मजबूरी खड़े होने पड़ता है बच्चे के लिए। एक्सरे देगा उसने क्या है कि भाई अभी नहीं आओ, अभी आपका टाइम ओवर हो गया है, आप जो ना जुमेरात को आओ। तो अभी मैं दिखाने आया, ये मुझे रोक दिया। अस्पताल में डॉक्टरों, पैरामेडिकल और दीगर अमले की 700 से ज्यादा असामियों पर होने वाले वॉक इन इंटरव्यूज और टेस्ट का मामला भी सर्द खाने की नजर हो गया है। अस्पताल के सरबराह भी इस मामले पर मायूस नजर आते हैं। आपके पास 700-800 की वैकेंसी मौजूद नहीं होगी, आप किस तरह आउटपुट दे पाएंगे, किस तरह संभाल पाएंगे? तो ये बेस बना के मैंने जो डिपार्टमेंट को लिखा है कि आप फैसला करें, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, जो आप हमें डायरेक्शन देंगे हम उसको कंप्लाइज करेंगे, या वो लिस्ट हमें करवा के दें SNDT से तो हम उससे ऑर्डर निकालें, या इसको प्रोसीजर कैंसिल करें और परमिशन ग्रांट करें कि हम नया इसका प्रोसीजर अडॉप्ट करें जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस तरह। फिर उनको ये भी लिखा है कि दूसरा ख़त जो आप CTS ने उसको हमें नहीं कर रही,
तो आप उसकी भी या तो कैंसिलेशन करें या अपने पावर यूज़ करें, उसको जो फैसला करें हमें बताएं हमें क्या करना है। 700 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में एक जानिब इंतजामी गफलत और अदम दिलचस्पी है तो दूसरी जानिब अद्वियात की अदम फराहमी और मशीनों की खराबी ने अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों की दुश्वारियों में मजीद इजाफा कर दिया है। बर वक्त मुफ्त इलाज के हुकूमती दावों पर अमल दरामद कब होगा, गरीब मरीज इसके मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। वैसे खाबर खान की बहुत नज़र होती है कि हमारा ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ख़ासतौर पे अस्पतालों के, डॉक्टरों के, मेडिकल इश्यूज़, ये इनको पता होता है। और साथ साथ मैंने वो पोलियो वाला पहले कहा था कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। दूसरा ये कि खुदाया हमें इन अस्पतालों में जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को भी ना पड़े, क्योंकि जो निज़ाम है अंदर यहाँ तो मतलब कि इट इज़ अनबिलीवेबल। किसी दुश्मन को भी ना लेके जाए जो हाल है। इंसान बेहतर सेहत में शायद जाता है और अंदर ज़्यादा बीमार होकर वापस। अच्छा जी, अब हमसे आपसे इजाजत लेंगे और वी आर गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। आप जबरदस्त मौसम एंजॉय करें, आज मैच एंजॉय करें, वीकेंड एंजॉय करें, दुआ करें।